अब कई बार ऐसा होता है कि हमें दो से ज्यादा कंडीशन के साथ काम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डिवीजन के लिए प्रोग्राम बनाना है रादर देन ट्रू और आपका पास और फेल के लिए। तो मैंने यूजर से एवरेज मार्क्स इनपुट कराए, और एक क्राइटेरिया हम कंसीडर कर लेते हैं पहले से ही कि अगर आपके मार्क्स की वैल्यू, इफ मार्क्स की जो वैल्यू है वो आपका लेस देन 0 है या लेस देन 30 है, तो आप फेल हो गए। इफ मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो आप थर्ड डिवीजन से पास हो गए। ठीक है। और अगर आपके मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है, तो सेकंड डिवीजन है। तो ये हमने अपनी तरफ से कुछ क्राइटेरिया है जो एज्यूम कर लिया है। डिपेंड करेगा जिसके लिए हम कोड बना रहे हैं वो क्या यहाँ पर मार्क्स के क्राइटेरिया को रखता है। तो ये सेकंड डिवीजन हो। इफ मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ पर एल्स क्यों नहीं लगाया, उसका आंसर ये है क्योंकि एल्स इफ के साथ एक ही आ सकता है। तो दो कंडीशन के लिए इफ एल्स हमारे लिए ठीक हो सकता है, लेकिन इस बार तो चार कंडीशन है, फेल, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो इफ एल्स तो यहाँ काम ही नहीं करेगा। तो अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मल्टीपल इफ लगा लेते हैं। तो हमने क्या करा, हर कंडीशन के लिए अलग अलग इफ यहाँ पर लगा लिया। अब ये प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर शायद नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक होगी तो अलग बात है, अदरवाइज सिंटैक्टिकली प्रोग्राम सही है, देखो चल रहा है। अब मैंने एवरेज मार्क्स 26 दिए, तो आप फेल हो गए। एरर क्यों आ रही है? आपने वेरिएबल का नाम यहाँ पर एवरेज रख लिया और कंपैरिजन करा मार्क्स। तो एक काम करो, सस्ता पड़ेगा यहाँ मार्क्स कर लेते हैं, वरना हर जगह चेंज करना पड़ेगा। चलो ठीक है। तो मैंने 26 कर दिया, आप फेल हो गए। तो सर सही चल रहा है प्रोग्राम आपका? आपने कहा नहीं, इस प्रोग्राम में कुछ कमियां हैं। अब एक दूसरी कमी देखो। मान लीजिए किसी के मार्क्स 78 आए, आप क्या आउटपुट चाहते हो? फर्स्ट डिवीजन। लेकिन जो आपने कोड बनाया है, क्या उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट डिवीजन आउटपुट आ जाए? क्या आएगा यहाँ पर? अगर मैं पहले वाले इफ को देखूं, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि आपने जो वैल्यू इनपुट कराई है 78, वो लेस देन 30 नहीं होती। दूसरा वाला इफ चलेगा, चलाओ दूसरा वाला इफ। 78 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो फिर क्या ये इंटरप्रेटर इसको नहीं चलाएगा? फिर इस कंडीशन के अंदर जो लिखा है हमने कहा चलाएगा, तो क्या प्रिंट हो गया? थर्ड डिवीजन। अब आप ये वाला इफ नहीं चलाओगे? मैंने कहा चलेगा, क्योंकि जितने भी इफ होते हैं सब इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। तो ये वाला इफ चलेगा, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई हमारी, क्योंकि 78 तो 45 से भी ज्यादा है। सेकंड डिवीजन भी आ गई आपकी, और फिर सर ये भी सही है, मतलब सारी आ गई उसके, तो फेल ही नहीं हुआ वो। तो अब आपने जो सोच कर लिखा था उसमें सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन लॉजिकली प्रॉब्लम है बहुत सारी। पहली प्रॉब्लम तो यही है कि अगर किसी के मार्क्स 70 हो गए या 60 से ज्यादा हो गए, तो जिस सीक्वेंस में आप लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग सारे इफ चलेंगे चलेंगे, और जो जो ट्रू हो जाएगा वो सारे हमारे अपना रिजल्ट देंगे। अब यहाँ पर मैं इस सिचुएशन को डील करने के लिए मैं बाउंड्री कंडीशन बनाता हूँ। बाउंड्री कंडीशन का मतलब यह है कि 78 30 से बड़ा जरूर है, लेकिन थर्ड डिवीजन की रेंज है कि 30 से ज्यादा होने चाहिए और 45 से कम भी होने चाहिए, तो थर्ड डिवीजन बनेगा हमारा। और ये दोनों बातें ट्रू जरूर होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड मार्क्स लेस देन 45। 45 पर तो वो सेकंड डिवीजन पहुंच जाएगा इक्वल टू पर। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड डिवीजन का जो मार्क्स है उसकी रेंज हमने 45 टू 59 कर देते हैं, लेस देन 60 तक चलाते हैं। एंड मार्क्स लेस देन 60। और
अब अगर मार्क्स आपके 60 से ग्रेटर आए हैं तो अब सर मैक्सिमम मार्क्स 100 ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। ये बात भी सही है, तो लगा देते हैं। तो फर्स्ट डिवीजन। और अगर मान लो आपने मार्क्स की वैल्यू कर दी कि मार्क्स ग्रेटर देन 100 हो गए, तो सर ये तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम मार्क्स, एवरेज मार्क्स 100% ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकते आपके। और अगर आपसे कहा जाए कि अब इस प्रोग्राम को रन कराएं, तो शायद ये सही आंसर देगा। अब इस प्रोग्राम में कोई कमी बताइए। आउटपुट वाइज ये सही है, सिंटैक्स वाइज सही था, आउटपुट भी एकदम सही देगा। किसी भी सिचुएशन पे आप इसे वेरीफाई कर लीजिए, आपके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। इसमें भी एक कमी है, वो क्या है उसको थोड़ा स्लो मोशन में समझेंगे। जब मैंने यहाँ पर लिखा मार्क्स की वैल्यू मान लीजिए 120, तो क्या आप ऐसा सोचेंगे कि इंटरप्रेटर सीधा इस वैल्यू को लेकर सीधा इस वाले इफ में आएगा? आ जाइए। तो सबसे पहले का क्या चलेगा, ये वाला इफ चलेगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप एंटर की हिट करेंगे 120 वैल्यू जाके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। फिर ये वाला इफ चलेगा क्योंकि इंटरप्रेटर सीक्वेंशियली टॉप टू बॉटम आपके कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो जो पहले मिलेगा उसे कोड में सीक्वेंस में आगे बढ़ने पर पहले उस वाले इफ को चेक करा जाएगा। तो 120 इज लेस देन 30, कंडीशन फॉल्स, इसलिए ये नहीं चला। अब ये वाला इफ चलेगा, 130 120 इज ग्रेटर देन 30, हमने सही है। 120 लेस देन 45, हमने कहा ये सही नहीं है, ये ट्रू, ये फॉल्स। एंड क्या बोलेगा, फॉल्स, इसलिए नहीं चला। तो फिर ये भी इसलिए नहीं चला, ये भी इसलिए नहीं चला। जब इसको चलाया गया तो ये ट्रू हो गया, इसलिए ये हमारा आउटपुट आ गया इनवैलिड मार्क्स। अच्छा, अब इसी प्रोग्राम को मैंने एक बार और चलाया 20। अब देखो, जब यहाँ पर ये 20 चला, ये वैल्यू आकर स्टोर हो गई इस वेरिएबल में, ठीक है। इफ मार्क्स दैट मींस 20 लेस देन 30, हमने कहा सही बात है, ट्रू, फेल प्रिंट हो गया। अच्छा, अब आप क्या सोच रहे हो, खत्म प्रोग्राम? आपके लिए खत्म हो गया, इंटरप्रेटर के लिए खत्म नहीं हो, वो तो चलाएगा भी, इसको भी चलाएगा। अब ये फॉल्स आ जाएगा, ये भी चलाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ये भी चलाएगा, फॉल्स। मतलब टाइम खराब नहीं हो रहा, हमने कहा होगा ही, क्या करें। आपने जिस तरीके से प्रोग्राम लिखा है उसका मतलब यही है कि इंटरप्रेटर को पूरा प्रोग्राम जितनी कंडीशन है सबको रन कराना ही पड़ेगा। वो अलग बात है कि हमने लिखा हुआ इस तरह से कि उनमें से ट्रू को एक ही हो रही है, लेकिन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट सबको करेगा। पता पहले ही चल गया, लेकिन फिर भी इंटरप्रेटर अपना टाइम खराब कर रहा है इन सबको चेक करने में, और हमें पता है कि फॉल्स ही आएगा। वो हमें लिखा ही ऐसा है कंडीशन कि फॉल्स ही आएगी हमारी, तो अब करें क्या फिर? तो अब इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो इन्होंने बताया वही, क्या कि आप पाइथन में क्या करें, आप पाइथन के अंदर जब मल्टीपल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन पे काम करना चाहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो एक बार में एक ही चलेगी, और हम चाहते हैं अगर एक चल गई तो बाकी चेक भी ना हो, तो क्या लगाते हैं, एल इफ। एल इफ एल्स की तरह ही इफ के साथ कनेक्टेड हो जाता है। अगर इफ ट्रू हो चुका है तो एल इफ चलता ही नहीं है। लेकिन एल्स से ये अलग कैसे है, इसके पास अपनी कंडीशन हो सकती है, जबकि एल्स ब्लॉक की अपनी कंडीशन नहीं होती थी। दूसरा, एक इफ के साथ मल्टीपल एलिफ आप लगा सकते हैं, जबकि एक इफ के साथ आप एक ही एल्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इफ के साथ जब एलिफ लगाते हैं तो एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे होता है, पहले ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर अगली वाली चेक करी जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर अगली वाली चेक करी जाएगी। अगर ये ट्रू हो गई तो फिर आगे के जितने एलिफ हैं सबको इग्नोर कर दिया जाएगा, किसी को एग्जीक्यूट ही नहीं कराएंगे। ट्रू आएंगे, फॉल्स आएंगे, हम मतलब ही नहीं है, भले ही वो ट्रू आएंगे लेकिन इंटरप्रेटर उनको चलाएगा ही नहीं।
तो इफ के साथ जब आप एलिफ लगाते हैं तो सीक्वेंशियली हमारे वो एग्जीक्यूट होते हैं। अगर एग्जीक्यूट होने पर कोई भी ट्रू कंडीशन दे देता है तो आगे वाले एलिफ को इग्नोर कर दिया जाता है ना। और अगर कोई फॉल्स दे रहा है तो अगला वाला चलाएंगे, फॉल्स दिया तो अगला वाला चलाएंगे, एंड सो ऑन। तो आउटपुट वाइज तो सर प्रोग्राम सेम ही देगा, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही देगा। ठीक है। अब यहां पर हमें एक चीज और सिखाई गई कि आप ऐसा कर सकते हैं, इफ एलिफ एलिफ के साथ लास्ट में एक एल्स भी लगा सकते हैं। फायदा, ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरी एक फैमिली बन गई। ये जो एल्स है ये उस पूरी फैमिली का एल्स है, सिर्फ इस वाले एलिफ का एल्स नहीं है या इस वाले इफ का नहीं है। मतलब इनमें से जब कोई भी ट्रू नहीं होगा तो एल्स हमारा चल जाएगा, इनमें से कोई भी अगर ट्रू हो गया तो एल्स फिर हमारा नहीं चलेगा। अब जब आपको पता है कि आपके मार्क्स इनमें से किसी रेंज में नहीं आए, इसका मतलब आपके मार्क्स फिर 100 से ज्यादा ही होंगे। तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहां जहां मैंने चेक करना था कर लिया, अब वो नहीं है तो जो रह गया वही होगा। तो हम ऐसी सिचुएशन में एक एल्स का यूज कर सकते हैं। तो अब ये प्रोग्राम जाके आपका सही बनकर तैयार हुआ है। तो जब कभी आपको मल्टीपल कंडीशंस पे काम करना हो और वो मल्टीपल कंडीशंस आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में रिलेटेड हैं, तो आप इफ के साथ एलिफ यूज कर सकते हैं। एक इफ के साथ जितने चाहें उतने एलिफ आप लगा सकते हैं। हर एलिफ के पास अपनी कंडीशन होती है। इफ एलिफ के बाद अगर ऑप्शनली आप चाहें तो एल्स ब्लॉक को भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि लगाना ही होगा। ऑर्डर वाइज पहले इफ आएगा, इफ के बाद एलिफ आएगा। अगर आप पहले एलिफ लगा देंगे उसके बाद इफ लगाएंगे तो एरर आ जाएगी। तो इफ से ही कंडीशन शुरू होगी, इफ के बाद ही एल्स आएगा, इफ के बाद ही एलिफ आएगा। ठीक है। मतलब आप यहाँ पे एलिफ लिख दोगे तो एरर के लिए तैयार रहना। तो कोई भी कंडीशन इफ से शुरू होगी, एलिफ या एल्स से नहीं हो सकती। अब कंडीशन का एक और सिनेरियो, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है, जैसे हम लोग पेटीएम यूज करते हैं, तो पेटीएम से जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हमें कुछ कैशबैक वगैरह मिल जाता है। तो मान लीजिए पेटीएम को एक सरप्राइजिंग कैशबैक का फीचर इनेबल करना है। आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, आपको बताएंगे नहीं कि कोई कैशबैक का ऑफर चल भी रहा है, एक सरप्राइज होगा अगर आपको कैशबैक दे दिया जाए तो मुझे कुछ वैसा ही करने के लिए कोड बनाना है। आप क्या करें, आप यूजर से एक अमाउंट इनपुट कराएं, जितना वो पेमेंट करना चाहता है उतना अमाउंट उससे इनपुट करा लें, एंटर अमाउंट। और अब हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने जो अमाउंट पे करा है या कर रहे हैं, अभी करा नहीं है, अगर वो 1000 या उससे अबव हुआ तो 50 कैशबैक आपको तुरंत मिल जाएगा। अब आपको 950 का पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आपने 1000 से बिलो पेमेंट करा तो आपको बताएंगे नहीं कि भाई 1000 कर लो तो 50 का फायदा मिल जाएगा, बताएंगे कुछ नहीं, आपको सरप्राइजिंग कैशबैक आपको देना है बस। ठीक है, जिसके बारे में पेटीएम के यूजर को पता ही नहीं था, अचानक से ये एक ऑफर आ गया। तो अब इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, तो अब मुझे यहाँ पर क्या कोड बनाना है, मुझे यहाँ पर कोड बनाना है कैशबैक देने का। बताओ कैशबैक का मतलब क्या है। जो आपकी कंडीशन है वो ये है कि जितना भी पेमेंट यूजर कर रहा है उसमें से 50 माइनस कर दो, उसको इमीडिएट कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब उसका लॉजिक क्या लिखें, अमाउंट की नई वैल्यू क्या हो जाए, अमाउंट जितना वो पे कर रहा है उसमें से क्या कर देते हैं, 50 माइनस कर देते हैं। तो बिहाइंड द सीन जो लोग पेटीएम के प्रोग्रामर होंगे वो ऐसे ही कोड बनाएंगे फिर इस काम को करने के लिए। और एक मैसेज साथ में
उसको शो कर देते हैं 50 कैशबैक एडिट। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है, हमने कहा बस अब आगे जो ट्रांजेक्शन का कोड आप लिख रहे हैं वो अपना लिख दो आगे। अब कंडीशन वाला काम खत्म हो गया। अब इफ कंडीशन के बाहर आ गए, और इफ कंडीशन के बाहर आकर अब उसे हमें बताना है कि अब आपको टोटल पेमेंट इतना करना है। तो लिख देते हैं यहाँ पर फाइनल जो अमाउंट है वो आपका ये हो गया। अब लाइन नंबर 5 इफ ब्लॉक का पार्ट नहीं है, अनकंडीशनल स्टेटमेंट है। लाइन नंबर 5 का एग्जीक्यूशन हमेशा होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो पहले ये कोड चलेगा, उसके बाद ये लाइन चलेगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्ट ये लाइन हमारी चल जाएगी, मतलब कोई कैशबैक उसे नहीं मिला होगा। सही भी है। एंटर अमाउंट 1200, तो अब आपको 1150 पेमेंट करना है। ठीक है, एंटर अमाउंट 999, इतना ही पेमेंट कर दो। बताना नहीं है कि 1 रुपये और जोड़ दो, है ना। अब मान लीजिए ये हमने कोड बनाकर पेटीएम को दे दिया, फर्स्ट क्लास ये चलने लगा। अब हमसे पेटीएम ने इस बार ये कहा कि अगर यूजर को सरप्राइजिंग कैशबैक 50 का मिल गया है तो उसे हम एक और कैशबैक देंगे प्रोमो कोड के लिए। अगर वो प्रोमो कोड इंडिया अप्लाई करता है 50 का और कैशबैक मिल जाएगा। और अगर उसने प्रोमो कोड गलत बताया तो इस बार उसे हम बताएंगे कि आपका इनवैलिड प्रोमो कोड है। क्या करें, फिर से सुनेंगे। अगर सरप्राइजिंग कैशबैक यूजर को मिल जाता है तो एक प्रोमो कोड के लिए हम उससे पूछेंगे। अब यूजर से हमें फिर से क्या इनपुट लेना है, प्रोमो कोड का। कहां पर लें, पहले ही लेने प्रोमो कोड इनपुट। पहले से यूजर से लेकर क्यों परेशान कर रहे हो यूजर के लिए, पहले सरप्राइजिंग कैशबैक मिलने दो, उसे मिल जाएगा तो प्रोमो कोड मांगना उससे, वरना मांगना ही मत। तो इस बार मुझे इनपुट लेने वाला कोड कहां लिखना होगा, इफ कंडीशन के अंदर। प्रोमो कोड लाइक पीसी इक्वल टू इनपुट एंटर प्रोमो कोड। अब आपने कहा कि अगर ये प्रोमो कोड इंडिया निकला तो 50 का और कैशबैक दे दो, और अगर ये इंडिया नहीं निकला तो उसे बता दो कि आपका प्रोमो कोड इनवैलिड है, और आगे जो आप ट्रांजैक्शन उसे करनी है उतने अमाउंट की वो करता रहे। तो अब यहाँ पर मुझे यूजर को बताना है, तो फिर से मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब देखो ऑलरेडी मैं एक कंडीशन के अंदर ही हूं, लेकिन और आगे बढ़ने के लिए मुझे एक कंडीशन और ट्रू पहले करनी पड़ेगी, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन। इसे हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ कोई टॉपिक नहीं है, कोई अलग से सिंटैक्स नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। इफ के अंदर हम लोग इफ को लगा सकते हैं। इसी तरह से जब मैं एल्स बनाऊंगा तो एल्स के अंदर भी इफ लगा सकते हो, एल इफ के अंदर भी इफ लगा सकते हो। नेस्टेड इफ का मतलब है ऑलरेडी आप एक कंडीशन के अंदर हो, चाहे वो इफ की कंडीशन थी, चाहे वो एल्स की थी, चाहे वो एल इफ की थी, और वहां भी आपको फर्दर कंडीशन लगानी पड़ रही है तो आप लगा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ नीड आ गई, इफ प्रोमो कोड इज इक्वल टू इंडिया। अब ये बताओ, मुझे अब जो भी कोड लिखना है, क्या नेस्टेड इफ का अपना इंडेंटेड ब्लॉक होगा? आंसर इज यस। ये नहीं कह सकते कि सर ऑलरेडी हम इंडेंटेशन का यूज कर तो रहे हैं तो इसमें फिर अलग से क्या लगाए, हमने कहा नहीं, लगाना पड़ेगा आप। तो इसका अपना इंडेंटेड ब्लॉक अलग बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दिया, फिर से अमाउंट इक्वल टू अमाउंट माइनस 50, 50 सा कैशबैक और दे दिया, और बता दिया भाई किस बात का दिया है हमने आपको, 50 कैशबैक एडेड और प्रोमो कोड। और इस बार अगर प्रोमो कोड की वैल्यू इंडिया नहीं निकली तो उसको हमें बताना भी है कि गलत था, तो इसका मतलब अंदर वाले इफ का मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एल्स। अब ये वाला जो एल्स है वो इस वाले इफ का नहीं है, नेस्टेड इफ का एल्स है, क्योंकि ये किसके इंडेंटेशन में लिखा जा रहा है, आउटर वाले इफ के इंडेंटेशन में लिखा जा रहा है। प्रिंट यहाँ लिख देते हैं इनवैलिड प्रोमो कोड। अब अगर सर आउटर वाला इफ फॉल्स हो गया
तो कुछ करना, हमने कहा नहीं कुछ नहीं करना है, फिर नॉर्मल कोड अपना आगे बढ़ाओ, यानी कि आउटर वाले इफ का एल्स लिखने की में कोई नीड नहीं है। ठीक है, इतने से अपना काम हो जाएगा। अब इस लाइन का एग्जीक्यूशन, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्ट हो जाएगा। इस लाइन का एग्जीक्यूशन अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इन दोनों लाइनों के बाद होगा, प्लस अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो गई तो ये दोनों भी चलेंगी तब होगा। अगर ये फॉल्स हो गई तो इतना तो हो ही चुका है, उसके बाद फिर ये वाला कोड तो हमारा चलेगा ही चलेगा। अब देखो, एंटर अमाउंट, मान लीजिए 1200 रुपए का पेमेंट करना है, इमीडिएट 50 का कैशबैक मिल गया और हम एक और प्रोमो कोड के लिए एलिजिबल हो गए। तो मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर इंडिया, 50 कैशबैक और मिल गया। अब आपका जो पेमेंट करना है वो 1100 का करना है। अब मान लीजिए यही प्रोग्राम चलाया और 1200 रुपए का पेमेंट करना है, 50 का कैशबैक मिल गया, प्रोमो कोड मैंने कर दिया भारत। तो अब हमारे प्रोग्राम को नहीं पता इंडिया और भारत एक ही बात है, वो तो इनवैलिड में चला जाएगा और आपको 1150 रुपए का पेमेंट करना है। अब यही प्रोग्राम तीसरी बार फिर से चलाया हमने, 900 रुपए का पेमेंट करना है, बस कर दो। तो हमने यहाँ पर सीखा नेस्टेड कंडीशन का कॉन्सेप्ट। कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड भी बना सकते। बताइए, सर आई वन क्वेश्चन। पूछिए क्या पूछना है। सर जैसे हमको इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालना है पर यूनिट, तो सर उसका जैसे हमने कोई टर्म वो दे दी, पहली कंडीशन देंगे हम उसमें 100 यूनिट, ठीक है, तो उसका नो चार्ज लगेगा, यानी 100 से कम होगा तो जैसे, और अगर उससे 100 से ज्यादा होगा तो उस पर 5 रुपये पर यूनिट होगा, और अगर सर 200 से ज्यादा होगा तो 10 रुपये पर यूनिट देना। तो इसमें पूछना क्या है बताओ, ये तो आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है, क्लियर है, अपना लॉजिक बना दो इसमें। सर एक बार बता देते। जो आपने कहा है, आपने इसको अटेम्प्ट किया एक बार, अगर अटेम्प्ट करेंगे तो बन जाना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो नहीं बनेगा। चलो मैं कर देता हूँ। तो क्या इनका क्वेश्चन उसे समझते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे स्टेट्स में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी जो बिल बनता है वो कैसे बन रहा है ना। तो मान लीजिए आपका यूनिट कंजप्शन इतने से इतने बीच का है, तो आपका फ्री बिल हो गया, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। मान लीजिए आपका कंजप्शन इतने से इतने के बीच का हुआ, तो फिर आपका इतना चार्ज लगेगा। इतने से इतने के बीच का हुआ तो शुरू से 50 यूनिट इतने से होगी, आगे की 50 यूनिट इतने की होगी। इस तरह से बहुत सारी स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो फाइनल अमाउंट आता है वो जनरेट होकर आता है। तो उसके लिए अगर मुझे कोड बनाना है तो पहले आपके पास क्या गिवन होनी चाहिए, सर्टेन कंडीशंस, कि किन किन बातों के अकॉर्डिंग मुझे बिल को जनरेट करना है। और फिर उसके बाद आप अपने प्रोग्राम में इफ एलएफ या जो भी लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं एक कोई सिचुएशन मान लेता हूँ, ठीक है। अब हम पहले जो एज्यूम कर लेते हैं वो ये, अगर आपका जो यूनिट आई 0 से 100 आई, तो आपका जो बिल होगा वो 0 होगा, कोई बिल आपका नहीं बना, फ्री हो गया आपका, है ना। लेकिन अगर आपकी यूनिट 200 आई, है ना, 200, यानी कि 101 से 200 की रेंज में आई, या चलो टोटल 200 आई, तो आप शुरू की 100 यूनिट आपने फ्री मान ली, बाद की जो 100 यूनिट है उन पे 5 रुपए पर यूनिट का आपका बिल जनरेट होगा, या सारी की सारी जो आपकी हैं उन पर 5 रुपए का आपका बिल लगेगा। तो आप जो मान के चलना चाहते हो वो आप मान लो मैंने मान लिया सर 5 पर यूनिट है, ठीक है। तो 5 रुपए पर यूनिट का बिल जनरेट होना चाहिए। अब आपने कहा कि अगर आपकी 300 यूनिट आई, तो यहां पर अब मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि फिर 0 से 200 यूनिट तक का जो बिल आपका बनेगा वो बनेगा 5 रुपए पर यूनिट का। और जो आगे की यूनिट है आपकी 201 से लेकर और 300 तक की, यहाँ पर जो बिल लगेगा वो मान लीजिए 7.5 रुपए यूनिट का लगेगा।
ठीक है। उसके बाद अब आपका 300 से अब है, ग्रेटर देन 300, तो फ्लैट आपका लगेगा, यानी कि फिर आपको सीधा 10 रुपए यूनिट का चार्ज लगेगा। मतलब मैंने कुछ भी मान लिया, आप अपने हिसाब से प्रॉब्लम लेकर आइए, वो आप इम्प्लीमेंट कर लेना, ठीक है। तो इसमें लगभग सारे केसेस हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे अपना प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले मुझे यूजर से क्या इनपुट कराना होगा, यूनिट्स, कितनी बिजली की यूनिट खर्च करी है आपने। अब इस कोड को बनाते हैं दोबारा। इफ, चलो आप ही लोग सजेस्ट करिए, इफ क्या लिखे, इफ में यूनिट्स, आगे बताओ, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, क्या लिखूं, लेस देन, इक्वल टू 100, तो आपका जीरो बिल बना। ठीक है। अब आगे क्या लगाऊं, एलिफ, वेरिएबल का नाम आपने यूनिट्स माना है। इफ यूनिट्स ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 100, एंड यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 200, 200 भी इसी रेंज में आ रहा है, तो आपका जो बिल बना वो आपका, जितनी यूनिट्स आई उनकी मल्टीप्लाई कर दी हमने 5 से, वो आपका रिजल्ट आ गया। अब एलिफ, अगर आपकी यूनिट्स ग्रेटर देन 200 है ना, एंड यूनिट्स लेस देन 300 और इक्वल टू भी है, यानी 300 हमारा इसी रेंज में आ रहा है। तो अब यहां पर देखो, यहाँ पर अब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल नहीं बनाना है, अब आपको पार्शियल बिल जनरेट करने पड़ेंगे, फिर टोटल बिल उनको जोड़कर आपको दिखाना पड़ेगा। तो पहला कैलकुलेशन करेंगे, मान लीजिए बिल बन करके मैंने क्या करना है, शुरू की 200 यूनिट पर 5 रुपए यूनिट के हिसाब से लगाना है, यानी कि जो हमारा शुरू की 200 यूनिट है, तो 200 मल्टीप्लाई 5, एक तो बिल ये बना। और अब आगे की यूनिट का बिल बनेगा, अब कितनी बची, यूनिट्स माइनस 200, अब जितना भी बचा, इतनी यूनिट्स जो बची उस पर मल्टीप्लाई कितने ही कर दें हम, 7.5, 7.5। अब जो आपका फाइनल बिल बना वो आपका बना, इन दोनों को जोड़ दो, बिल 1 प्लस बिल 2। अब आप बोलो सर टैक्स नहीं लगाओगे, आप लगाना है लगा दो टैक्स, 2% का 10% का जो लगाना है, लॉजिक है वो तो, ठीक है। हमने कहा नहीं टैक्स छोड़ो, ऐसे ही दिखा दो बस, प्रिंट। अब जो आपका फाइनल बिल बना वो आपने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। एलिफ, अब इसके बाद कुछ भी हो, अब 300 से ज्यादा अगर यूनिट आएंगी तो हम चेक ही नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, मतलब आपका जो यूनिट्स हैं वो 300 या 300 ज्यादा कंज्यूम हुई होंगी, तो मैं सीधा क्या लगा दूं यहाँ पर, एल्स। अब आपका जो बिल बनेगा वो सीधा सीधा 10 रुपए के साथ मल्टीप्लाई होगा, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई, मान लीजिए हमारा 90 यूनिट कंज्यूम हुई, आपका बिल 0 है। सर 120 यूनिट कंज्यूम हुई, 600 रुपये आपका आएगा, ठीक है। मान लीजिए 250 यूनिट कंज्यूम हुई, तो 1375 रुपये बिल आएगा।
और अगर 400 यूनिट बिल कंज्यूम होंगे तो 4,000 का बिल आ जाएगा। इस तरह से हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट जो भी है, जो गिवन है, ये रिक्वायरमेंट और ज्यादा नेस्टेड हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली हमने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट अपना कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने का दूसरा तरीका, अभी हम लोगों ने इफ कंडीशन को इम्प्लीमेंट किया है। दूसरा तरीका होता है हमारा मैच कंडीशन। मैच कंडीशन, अभी मैच कंडीशन का कॉन्सेप्ट पाइथन में नया है, पहले ये नहीं था, एडेड इन 3.10। पाइथन के 3.10 वर्जन में इस कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया है। इससे एक चीज समझ में हमें आ गई कि मैच कंडीशन के आ जाने से कोई इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल नहीं हुआ होगा। यानी कि जो भी ये काम करेगा मैच कंडीशन, इसको हम इफ एल से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर हम 3.10 वर्जन की बात करें तो ये अभी लास्ट ईयर ही आया है ना, इवन 4-5 महीने पहले ही आया है। तो उससे पहले जो लोग पढ़ते होंगे पाइथन, वो सब इसके बिना ही पढ़ते होंगे, और जो पहले पढ़ के इंडस्ट्री में पहुंच गए उन्हें पता भी नहीं होगा ये आ चुका है, और वो अपना कैरियर चला भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब क्या है, कैसे काम करता है, उसको समझते हैं। तो ये स्पेशली लाया गया है जब आप ऑप्शन बेस्ड कंडीशन पे काम करते हैं। ऑप्शन बेस्ड कंडीशन क्या होती है, इमेजिन करिए आप एटीएम में जाते हैं। जब आप एटीएम में जाते हैं और कार्ड को इंसर्ट करते हैं तो आपको 5-6 ऑप्शन नजर आते हैं। कैश विड्रॉल, फास्ट कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट। आप जिस पे टैप करेंगे, जिस पे क्लिक करेंगे, वो ऑपरेशन आगे आपका हो जाएगा। यानी कि वो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपके। ठीक है, दूसरा एग्जांपल कंसीडर करिए, आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, तो वहां पर आता है प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दिस, प्रेस 4 फॉर दिस। ऑप्शन ही तो आपके 1 2 3 4 5। तो अगर आपको यूजर से इस तरह से पहले आपको ऑप्शन दिखाने हैं, फिर यूजर को कहना है इनमें से बताओ कोई एक ऑप्शन, फिर हम उस ऑप्शन पे अपना एक्शन आगे परफॉर्म करेंगे, तो आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि यूजर ने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो अभी तक हम इफ एल्स ही करेंगे जो भी करेंगे। अब उसी काम को इजी मैनर में करने के लिए मैच कंडीशन का कॉन्सेप्ट दिया गया। एक बार पहले इसका सिंटैक्स क्या है वो समझ लेते हैं, फिर कोई एक छोटा सा एग्जांपल बनाएंगे। तो हम मैच ब्लॉक बनाएंगे, जैसे हम लोग इफ का ब्लॉक बनाते थे ऐसे ही मैच का ब्लॉक बनाएंगे। और मैच ब्लॉक के अंदर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, वो वेरिएबल या वो एक्सप्रेशन जिसमें हमारे ऑप्शंस की वैल्यू आएगी। तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया और उसका नाम ऑप्शन ही कर दिया, आप इसका नाम कुछ भी रख दो। अब मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। मान लीजिए मैं ये 3 चीजें यहां से मानकर चलता हूं, 1 2 या 3। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि मैच के पैरेंथेसिस में मैंने वो वेरिएबल पास कर दिया जिस वेरिएबल में हमारे ऑप्शन की वैल्यू आकर स्टोर हो सकती थी। ठीक है, अब मैच ब्लॉक बनाएंगे। अब मैच ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं इस वेरिएबल में, सबके लिए केस डिफाइन करेंगे। तो इट इज लाइक स्विच केस, जैसे कभी सी लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी, तो वहां पर स्विच केस ब्रेक कंडीशन होती थी। सेम पाइथन में पहले नहीं होता था। 3.10 वर्जन में इन्होंने क्या करा, उसका नाम बदलकर मैच केस कर दिया, और चीज वही है, कॉन्सेप्ट हमारा वही है। तो पाइथन में अब स्विच केस चलता है, लेकिन उसका नाम क्या कर दिया गया है, मैच केस कर दिया गया है। और चीजों को थोड़ा सा सिंपल भी करा गया है, क्योंकि स्विच केस के साथ एक लिमिटेशन ये थी कि हर केस को ब्रेक करना पड़ता था हमारे लिए। यहाँ पर मैच के जितने केस हैं ऑटो ब्रेक हो जाते हैं, अगर एक चल गया है तो दूसरा नहीं चलेगा। लेकिन स्विच केस में ऐसा नहीं होता था, जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे सारे केस चल जाएंगे हमारे। ठीक है, बहरहाल अब यहाँ पर मैंने केस बनाया, और केस का नाम क्या रखोगे, केस का नाम आप यहाँ पर वो रखोगे जो आपका ऑप्शन वेरिएबल में वैल्यू आ सकता है। हमने कहा 1, तो ये केस 1 हो गया हमारा।
एक मिनट रुकिए जरा, मुझे 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में आता हूँ अभी। केस 1, और केस 1 के अंदर जो भी आप ऑपरेशन करना चाहते हो वो कर सकते हो। लाइक मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पर इंग्लिश। केस 2 मान लीजिए हिंदी। तो अभी हम लोग कोई लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपली यहाँ पर मैसेज दे दिया। और अगर मान लीजिए इनके अलावा कोई हुआ इनवैलिड ऑप्शन, काइंड ऑफ एल्स वाला फील्ड जो अगर मुझे देना है, तो केस आता है डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट और यहाँ लिख दो इनवैलिड केस या इनवैलिड ऑप्शन। उसके बाद मैच ब्लॉक के आगे का कोड जो भी लगाना है वो आप अपना लगा सकते हैं। तो सिंपली मैंने क्या करा, मान लीजिए यहाँ पर बाय। अब अगर मैं इस वैल्यू 1 करूंगा तो केस 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो केस 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर मैंने कुछ और लिख दिया तो ये मेरा जो आपका डिफॉल्ट केस था वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पहले पता होना चाहिए कि आप किन किन केसेस पर अपनी कंडीशन को मैच करना चाहते हैं, उतने ही केस आप डिफाइन करेंगे और उनके अंदर करस्पॉन्डिंगली आप अपना लॉजिक लिख देते हैं। अब देखो जो डिफॉल्ट है, मैच है और केस है, सरप्राइजिंगली अभी इनको कीवर्ड्स की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। यानी कि जो पाइथन में 35 कीवर्ड्स होते हैं उनमें इफ कीवर्ड मिल जाएगा आपको, एल्स भी एक कीवर्ड है, एल इफ भी एक कीवर्ड है, लेकिन आपको मैच, केस और डिफॉल्ट ये तीनों कीवर्ड में नहीं मिलेंगे। तो अभी इनको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेशल वर्ड्स पाइथन के कह सकते हैं, जिनको अभी कीवर्ड का दर्जा नहीं मिला हुआ है। माइट बी नेक्स्ट वर्जन में इनको कीवर्ड में ऐड कर दिया जाए। ठीक है, मैच, केस एंड डिफॉल्ट आर स्पेशल वर्ड्स, नॉट पार्ट ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, शायद मुझे लगता है अभी कह सकते हैं ट्रायल वर्जन काइंड ऑफ लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी आईडी करा है, ज्यादा लोगों ने यूज ही नहीं करा है। तो जल्दी शायद वो फिर इसको कीवर्ड बनाकर ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पर जब आप डिफॉल्ट केस बनाते हैं तो आपको कई सारे लेटर टाइप करने पड़ रहे हैं। तो इसका एक शॉर्टकट भी हमें दिया हुआ है कि अगर आप डिफॉल्ट हमारे केस को बनाना चाहते हैं तो अंडरस्कोर लगा दीजिए, ये आसान हो गया हमारे लिए। तो अंडरस्कोर केस को भी डिफॉल्ट केस कंसीडर यहाँ पर कर लिया जाता है। तो अब हम जब भी डिफॉल्ट केस बनाएंगे तो दो ऑप्शन होगा, या तो डिफॉल्ट लिख देंगे या फिर हम यहाँ पर अंडरस्कोर लगाएंगे। तो ज्यादा बार अंडरस्कोर हम लोग यूज करेंगे क्योंकि लिखना आसान हो गया, कम टाइम लगेगा लिखने में। बाकी जो लिखेंगे चल जाएगा। अब देखो ये स्विच केस ब्रेक से अलग कैसे हो गया। वहां पर हर केस के साथ मुझे ब्रेक लगाना पड़ता था, नहीं तो जो केस चल गया उसके बाद के सारे केस चलते ही चलते थे। दूसरा कैसे अलग हो गया, वहां पर जितने भी केस होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, या तो सारे इंटीजर होंगे, सी में तो इंटीजर ही होने चाहिए, स्ट्रिंग केस हो ही नहीं सकते। जावा में चलो फिर भी स्ट्रिंग केस अलाउड है, लेकिन पाइथन में हर केस अलग अलग टाइप हो सकता है, एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक स्ट्रिंग, जो कि स्विच केस के साथ अलाउड नहीं होता है। वहां पर सारे केस एक टाइप के ही होने चाहिए। तो बहरहाल हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम तो बस पाइथन में चीजों को समझ रहे हैं। तो अब अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक केस है 1, एक केस है 2.5, ने कहा कर लो कोई दिक्कत नहीं है। एक केस और है, मान लीजिए मैंने इसका नाम मिक्स कर दिया, कुछ भी बस ऐसे ही मन में आ गया, इंग्लिश। ठीक है, तो अब अगर ऑप्शन 1 आया तो इंग्लिश प्रिंट होगा, अगर ऑप्शन 2 आया तो
किस वाले केस से मैच हो गया ये, अंडरस्कोर वाले से मैच हो गया, इनवैलिड आएगा। और अगर मैं 2.5 कर दूंगा और अगर मैं इसकी वैल्यू स्ट्रिंग में ऐसे कर दूं तो स्ट्रिंग वाले केस से मैच हो गया। आई गेस ये वेरिएशन बाकी लैंग्वेजेस के स्विच केस में नहीं थे जो पाइथन ने मैच के साथ हमारे दे रखे हैं। ठीक है, और देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल केसेस पर हम सेम लॉजिक रन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 पर मैं चाहता हूं एप्पल प्रिंट हो और 2 पर भी मैं चाहता हूं एप्पल प्रिंट हो और 3 पर मान लीजिए हमने कोई और नाम दे दिया लाइक मैंगो। मेरी नीड ऐसी हो सकती है कि मेरे पास केस दो अलग अलग हैं लेकिन उनके अंदर जो मुझे लॉजिक लिखना है वो सेम है, तो मुझे बार बार लिखना ही पड़ेगा। पहले केस के अंदर सेम लॉजिक लिखा, अभी चलो एक ही लाइन लिखी है प्रिंट वाली। कभी ऐसा होगा कि यहाँ पर 100 लाइन का कोड लिखना पड़ गया मुझे, और सेम कोड मुझे एक दूसरे केस के लिए भी लिखना है, तो कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास, है ना। तो अब यहाँ पे हमसे कहा गया कि आप क्या कर सकते हैं, एक केस में मल्टीपल वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं यूजिंग पाइप सिंबल। ये जो पाइप सिंबल होता है, इट इज लाइक और, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो आपको अलग से वो केस अब बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। सेम जो लॉजिक आप लिख रहे थे वो इन दोनों के लिए हमारा अप्लाई हो जाएगा। केस 1 आएगा तब भी, 2 आएगा तब भी। तो इस तरह से हम पाइप सिंबल का यूज करके क्या कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल केस के लिए भी काम कर सकते हैं। 2 पर भी यही आएगा और अगर मैं यहाँ 1 कर दूं तो भी यही आएगा। अगर मल्टीपल केस मैच हो जाते हैं, जैसे और यहाँ पर वैल्यू आती है 2, अब मैच किस केस को मैच करेगा, दोनों ही केस मैच हो गए क्योंकि 2 है, मैच के आर्गुमेंट की वैल्यू 2 है, तो ये वाला केस ही मैच हो रहा है, ये वाला ही मैच हो रहा है, ये रूल है, चलेगा एक ही केस। तो फिर जो सीक्वेंस में पहले आएगा उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, तो फिर 2 पर इस सिचुएशन में ये वाला चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है स्विच केस के साथ कि आप ऐसे मल्टीपल डिफाइन कर पाए। चलिए, तो ये हो गया हमारा मैच केस। अब इसका कोई यूज बताते हैं कि सर और किस तरह की एप्लीकेशन में आप कर सकते हो, जैसे आपने बताया एटीएम वाला एग्जांपल, या अभी आपने बताया कस्टमर केयर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो वाला एग्जांपल। इसी तरह का मैं कोई एक एग्जांपल मीनिंगफुल करके दिखाता हूँ। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप यूजर से 2 नंबर इनपुट कराएं। ठीक है, यूजर से मैंने 2 नंबर इनपुट करा लिया, एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ लिख दिया एंटर सेकंड नंबर। अब आप यूजर को सीधे ऑपरेशन करके ना दिखा दें कि लो जी हमने जोड़ दिया। पहले यूजर को बताओ कि यूजर आपने हमें 2 नंबर दिए, अब आप इन 2 नंबर के साथ क्या करना चाहते हो। प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर मल्टीप्लीकेशन, प्रेस 3 फॉर डिवीजन, प्रेस 4 फॉर दिस, ऐसे करके हम उससे कहना चाहते हैं। फिर वो जो हमें ऑप्शन सेलेक्ट करके देगा, फिर हम अपने कोड में उसको मैच करेंगे कि भाई उसने क्या सेलेक्ट करा है, फिर उसके बाद हम अकॉर्डिंगली ऑपरेशन का रिजल्ट उसे दिखाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यूजर को एक इनपुट और पूछेंगे, जैसा 2 नंबर आपने इनपुट में पूछ लिए, अब उससे इनपुट और मांगेंगे, और इस बार इनपुट में उससे हम क्या मांगेंगे, हम उससे कहेंगे प्रेस 1 फॉर एडिशन, कॉमा प्रेस 2 फॉर मल्टीप्लीकेशन, और भी ऐसे आगे करके हम लिख देंगे। अब यूजर 1 प्रेस करेगा या 2 प्रेस करेगा, मैं इनपुट फंक्शन से जो भी डेटा रीड करूंगा एज ए स्ट्रिंग आएगा,
तो मैं उसे कन्वर्ट करना चाहूँ इंटीजर में तो कर सकता हूँ, और मान लीजिए मैंने इंटीजर में उसे कन्वर्ट नहीं करा तो क्या एरर आ जाएगी कोई? मैंने कहा नहीं आएगी, आपकी मर्जी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको एक वेरिएबल मान लीजिए चॉइस बना दिया, यूजर की जो चॉइस है वो इस वेरिएबल में आकर स्टोर हो गई। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ मैच के साथ। मैंने मैच ब्लॉक बनाया और मैच ब्लॉक के पैरेंथेसिस में वो वेरिएबल पास कर दिया जिसमें हमारा वैल्यूज जो भी आई होंगी वैल्यू वो स्टोर हो गई होगी। अब मुझे पता है कि इस वेरिएबल में क्या क्या वैल्यू आई होंगी, या तो 1 आई होगी अगर यूजर ऐड करना चाहता होगा तो, या 2 आई होगी। तो मैंने केस डिफाइन करा। अब ये मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? केस 1 सही है गलत है, या ऐसे लिखना चाहिए मुझे, या दोनों में से कुछ भी लिख दो एक ही तो बात है? अब ये बताइए कि यूजर से इस वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी 1 या 2 वो एज इंटीजर आएगी या एज स्ट्रिंग आएगी? स्ट्रिंग, क्योंकि आपने कन्वर्ट नहीं करी है। क्यों नहीं करी कन्वर्ट? क्योंकि मैंने सोचा कि उस पर मुझे कौन सा गुणा भाग करनी है, सिर्फ कंपेयर ही तो करना है, और कंपेयर तो स्ट्रिंग में भी हो जाएगा नंबर। अगर मुझे लगता कि यूजर से मैंने जो मांगा है वो नंबर है और मुझे उस पर कोई अर्थमेटिक करना है जैसे ए और बी पर करना है मुझे, तो मैंने इनको इंटीजर में रख लिया। अगर मैं इसको इंटीजर कन्वर्ट करता तो मैं गलत नहीं होता, फिर मैं यहाँ पर कंपैरिजन ऐसे करता। ठीक है, फिलहाल मैं ऐसे लिखूंगा केस 1। क्या चाहते हो केस 1 पे? हमने कहा हमने यूजर को क्या बताया है, एडिशन, तो एडिशन ही करो। मल्टीप्लाई करोगे तो यूजर अजीब लगेगा, क्या है कुछ रहे कर कुछ रहे। तो यहाँ पर ए प्लस, अब दूसरा केस बना दिया। दूसरा केस क्या कर दें यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि आपने यूजर को मल्टीप्लाई के बारे में बताया है। और अगर यूजर ने इसके अलावा कुछ और दे दिया तो मना कर दो उससे कि भाई ये हमारे ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद उसको थैंक यू कर दो, आपकी एप्लीकेशन यूज करी उसने। प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर मल्टीप्लीकेशन, का मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर मैं इस प्रोग्राम में आपसे कहूं कि प्रेस 1 फॉर एडिशन, इसको लिखने में भी दिक्कत हो रही है, और यूजर जब इसे पढ़ेगा तो पढ़ने में दिक्कत और बढ़ जाएगी अगर ये और बड़ा मैसेज हो जाए, प्रेस 3 फॉर दिस, प्रेस 4 फॉर दिस। एटीएम में जब आप जाते हो, एटीएम की स्क्रीन में जो ऑप्शन आते हैं वो ऐसे आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ऐसे भी तो वो कर सकते थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। समझ भी नहीं आता कुछ। तो आप भी अपने यूजर के बारे में सोचो ऐसा ही। आप एक साथ एक लाइन में क्यों लिख रहे हो? तो क्या करोगे? हमने कहा अलग अलग लिखो। प्रेस 1 फॉर ऐड, उसी लाइन में मत लिखो, स्लैश एन लगा दो। नेक्स्ट लाइन पे लिखो प्रेस 2 फॉर मल्टीप्लाई। अब देखना इसी प्रोग्राम को रीडेबिलिटी वाइज पहले से बेटर है। अब और भी ऑप्शन लिखोगे तो उसकी जल्दी समझ में आ जाएंगे। पहले भी समझ में आ रहे थे लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लगता समझने में कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अब थोड़ा जल्दी समझ लेगा यूजर हमारा। तो हमें इसलिए जब भी यूजर को जब ऑप्शन दिखाने हो तो वर्टिकली लिस्ट में दिखाने चाहिए, ज्यादा बेटर है। वर्टिकल लिस्ट मतलब क्या है, न्यू लाइन लगा कर दिखाने चाहिए मुझे। ठीक है, अब मैंने कभी बन प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर 12 थैंक यू हो गया। अब देखो यूजर इतना समझदार तो हो गई कि अगर मैं प्रेस वर्ड ना भी लिखूं तो भी तो वो समझ गया होगा बात हमारी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं उससे। या प्रेस लिखना जरूरी है? एटीएम में तो लिख कर नहीं आता कि टैप दिस, टैप लिख कर नहीं, सब आपको पता है कि यहाँ पे टैप ही करना होगा मुझे। तो इतना तो अंडरस्टूड होता ही है। एक ही बात है ना, अभी भी वही काम होगा जो पहले हो रहा था, लेकिन प्रोग्रामर का थोड़ा आसान काम हो रहा है, उसे थोड़ा कम लिखना पड़ रहा है प्रोग्रामर को। तो हमने कहा पूरी इंग्लिश लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप फॉर की भी जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिख दो 1 पे एडिशन और 2 पे मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे यूजर इतना समझदार अभी भी है कि वो समझ ही जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हो। ये लो, ठीक है हमने कर लो, ये भी सही है। अब आपने अपने यूजर को ये कहना है कि भाई
जो नंबर एंटर करो वो न्यू लाइन पे ही होना चाहिए, तो यहाँ पे स्लैश एन लगा दो एक, ऐसे करके आप देखो न्यू लाइन पर। सर ये कॉलन हटा दो, अब ये बेकार लग रहा है, या तो कॉलन लगाओ या फिर न्यू लाइन दे दो, एक ही चीज दे दो। अच्छा, कई कई यूजर ऐसा भी होगा, वो सोचेगा क्या हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा, रुक गया प्रोग्राम, तो उसे लिख दो कि भाई इसमें से एक सेलेक्ट करना है आपको, है ना। तो क्या करो, यहाँ पर इतने से पहले ऐसे लिख दो, सेलेक्ट एन ऑप्शन, और ऑप्शन को दिखा दो न्यू लाइन पर। पूरा प्रोग्राम काम वही कर रहा है, सिर्फ आप इंटरफेसिंग बेटर कर रहे हैं यूजर के साथ, अपनी बातों को यूजर को समझा पा रहे हैं कि हम क्या करने के लिए आपसे कह रहे हैं। तो सिर्फ लॉजिक लिखना हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिक को आप एक्सपोज कैसे कर रहे हैं कि दूसरा आपको समझे, आपके कोड को समझे, तो इस तरह से इंटरफेसिंग प्रॉपर करनी आपको चाहिए। अब सोचो, अगर सर ये ऑप्शन बढ़ जाए, 3, 4, 5 आ जाए, तो मुझे तो मेहनत बहुत करनी पड़ जाएगी। देखो 3 पर मैंने कहा भाई डिवीजन कर दो, फिर स्लैश एन लगा दो, है ना। फिर 4 पर मैंने कहा कि कुछ और करना है, वो कर लो, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर मैं ऐसे ऑप्शन बढ़ा दूं तो यूजर को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन लिखने वाले को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी इस बार, क्योंकि इस बार एक ही लाइन में सब कुछ लिखना पड़ गया आपके लिए, सब एक में ही लिखना पड़ गया। ठीक है, तो आप क्या करो, ये तो मैंने समझाने के लिए बस ऐड कर दी बाद में। एक काम करो ना, आपको पाइथन में मल्टीलाइन स्ट्रिंग भी तो पढ़ाई गई थी, आप उसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उसका यूज करें। इससे फायदा ये होगा, स्लैश साइन की जरूरत ही नहीं है, प्रोग्राम में न्यू लाइन पर अगर आप स्ट्रिंग लिख दोगे तो आउटपुट में न्यू लाइन पर ही आ जाएगी वो। तो रीडेबिलिटी प्रोग्रामर की भी बेटर हो गई और यूजर की भी बेटर है, तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। जैसा हम लिख रहे हैं प्रोग्राम में हमें भी अच्छा लग रहा है और यूजर को भी वैसे ही दिख रहा है। अब आपको और ऑप्शन ऐड करने हैं तो आप आसानी से ऐड कर लोगे। 3 पर आपको डिवाइड करना है, 4 पर आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना है, अकॉर्डिंगली आगे ऑप्शन अपने बढ़ा दो। केस 3 पर आपने क्या कर दिया, डिवीजन करा दिया। केस 4 पर आपने सब्ट्रैक्शन करा दिया। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बहुत बेटर हो गई, यानी कि जब भी आपको स्ट्रिंग आउटपुट में मल्टी लाइन पर दिखानी है तो आप प्रोग्राम में भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग ही यूज करें, जिससे कोड की रीडेबिलिटी बनी रहती है। अदरवाइज ये नहीं होता टॉपिक मल्टी लाइन स्ट्रिंग का, जो कि सीमा आज भी नहीं है, तो वो लोग भी काम करते ही हैं इसी तरह से, स्लैश एन लगा के ही काम करेंगे वो, है ना। तो प्रोग्रामर के बारे में सोचा जा रहा है तो अच्छी बात है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, और भी ढेरों एप्लीकेशन है जो आप यहाँ पर अपनी बना सकते हैं। ठीक है, अब सर मान लीजिए यही प्रोग्राम अगर मैच केस नहीं होता तो क्या मैं बना नहीं पाता, हमने कहा बिल्कुल बना पाते, सर बना कर दिखाना है। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, इफ चॉइस इक्वल टू 1, तो प्रिंट कर दें A+, फिर एलिफ। अब पता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे लिखते समय बोरिंग हो रहा है, बार बार मुझे चॉइस को लिखना पड़ रहा है, चॉइस वेरिएबल को बार बार मुझे टाइप करना पड़ रहा है, जबकि मैच केस में चॉइस वेरिएबल को बार बार टाइप नहीं करना पड़ रहा था, बस एक बार लिखकर छोड़ दिया मैच के अंदर, और सिर्फ केस में अपने क्या बता रहे हैं, हम केस बता रहे हैं। यहाँ पर मुझे बार बार चॉइस को लिखना पड़ा, सोचो वेरिएबल का नाम और बड़ा होता तो फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी होती है।
तो कोई इम्पॉसिबल काम मैच केस ने आकर पॉसिबल नहीं कर दिया है, बस एक प्रोग्रामर का एक्सपीरियंस बेटर कर दिया। आप जब घर पे टाइप करोगे ना तो आपको पूरा फील आएगा कि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है टाइप करने में। मैच केस में टाइम कम लगा था। अब जो यूजर है उसे तो पता ही नहीं कि पीछे आपने कौन सी टेक्निक लगाई है, वो तो अपना आउटपुट देख के अपना काम करेगा। अब कंपैरिजन कर लो, ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम है, काम दोनों का एक ही है। नंबर ऑफ लाइंस की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। वहां भी लगभग 20 लाइन है, यहाँ भी लगभग 19-20 लाइन है। तो नंबर ऑफ लाइंस का कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आया टाइपिंग स्पीड में। इफ एल्स में टाइपिंग स्पीड आपकी थोड़ी स्लो रहेगी, क्योंकि आपने इस वेरिएबल को मैच केस में एक बार टाइप करना है, और यही वेरिएबल एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लिखना ही पड़ गया आप। अभी तो वेरिएबल का नाम फिर भी 5-6 लेटर का है। कई बार ऐसा होता है कि वेरिएबल का नाम 10-12-15 लेटर का हो जाता है। ठीक है। दूसरा, कोड किसमें ज्यादा हमारा रीडेबल है, मैच केस या इफ एलिफ? अगर इन दोनों में कहोगे तो मैच केस, वरना अब तक तो उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। तो सर ये तो वो बात है, 2G जब चल रहा था 2G बहुत अच्छा था, अब 4G आ गया तो 2G बेकार लग रहा है हमारे लिए। अभी 7G आ जाएगा तो 5G बेकार लगना शुरू हो जाएगा। तो ये तो भाई होता ही है, बेटर आता जाएगा तो पहले वाले को हम कहेंगे इससे तो सही नहीं है फिर ये। बहरहाल, तो सर एक काम करते हैं ना, इफ एलिफ को हटवा देते हैं पाइथन से, मैच केस चलाते हैं फिर। जब इतनी बढ़िया है मैच केस, सब कुछ अच्छा लग रहा है इसके साथ, तो इफ एलिफ को पाइथन बंद कब कर रहा है फिर? और सारी लैंग्वेजेस को स्विच केस पे ही काम करना चाहिए था, इफ एलिफ बाकी लैंग्वेजेस क्यों चला रही हैं फिर अभी भी? अगर देख लो एक बार जरा, इन दोनों में कंपैरिजन करो, इसमें इस बात का आंसर छुपा हुआ है कि क्यों नहीं फिर इफ एलिफ को बंद कर दिया जाए और मैच केस पे ही पूरा कोड बनाया जाए कंडीशन वाला। देखो, मैच केस इक्वल कंपैरिजन का अल्टरनेट है। ग्रेटर देन लेस देन के लिए अभी मैच केस काम नहीं करेगा। यहाँ पर देखो, आप चॉइस इक्वल टू कंपैरिजन करना है 1, तो आपने केस 1 लिख दिया। अब मैं आपसे कहूँ नहीं, मेरा जो इससे पहला वाला एग्जाम्पल था पेटीएम वाला या मार्क्स वाला, वहां मैच केस काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर आप रेंज नहीं बता सकते केस के अंदर कि इससे ग्रेटर हो उससे लेस देन हो तो केस मैच हो जाए। एग्जैक्ट वैल्यू आपको बतानी पड़ती है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैं ग्रेटर देन भी लगा सकता था, लेस देन भी लगा सकता था, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, मैं सब लगा सकता, मेरे पास कंपैरिजन करने के जो सातों ऑप्शन है वो अवेलेबल है। लेकिन केस में सिर्फ एक ही ऑप्शन चलता है, इक्वल टू वाला, कि जो ये वेरिएबल की वैल्यू है वो एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए, उससे बड़ी छोटी ऐसा कुछ नहीं कंपैरिजन। तो इसका मतलब इफ एलिफ के पर्टिकुलर, अगर हम पॉइंट पर आए कि जब मैं इफ एलिफ का इक्वल कंपैरिजन करके कंडीशन में काम करता हूं, तो उसकी जगह पर मुझे कहाँ जाना चाहिए? मैच केस पर जाना चाहिए, अदरवाइज तो इफ एलिफ अपना अभी भी चलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक बनाने के दो तरीके मैंने आपको बताने थे। एक बताया था इंडेंटेड ब्लॉक, और एक हमें पढ़ना है इन लाइन ब्लॉक। इन लाइन मतलब सेम लाइन, एक ही लाइन पर आपको इफ का पूरा ब्लॉक बनाना पड़ेगा। एक ही लाइन में आपको पूरा ब्लॉक बनाना है। कैसे बना लोगे सर एक लाइन पे? हमने कहा देखते हैं कैसे बना लेंगे। तो अभी हम सिर्फ सिंटैक्स पर काम करते हैं, कोई मीनिंगफुल कोड नहीं बना रहे। तो मान लीजिए
हम चाहते हैं कि कोई नंबर है और अगर वो इवन नंबर है तो मुझे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना है, अगर वो ऑड नंबर है तो रेड ब्लू प्रिंट करना है। कर लो। इफ नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो आपने कहा ब्लैक, हमने कहा इंडेंटेड ब्लॉक नहीं बनाना है, इनलाइन ब्लॉक बनाना है। इनलाइन ब्लॉक कहता है उसी लाइन पर जो इफ की लाइन चल रही है, उसी लाइन पर कॉलॉन के आगे अपना ब्लॉक बनाओ, नेक्स्ट लाइन पर इंडेंटेशन नहीं देना है। लिख देते हैं फिर ऐसा करके, प्रिंट ब्लैक। अजीब लगेगा, पहली बार कोई भी चीज लाइफ में आती है अजीब ही लगती है, तो ये भी लग रही है, कोई नई बात नहीं है। तो इफ की कंडीशन कॉलॉन, और कॉलॉन के आगे हमने लिख दिया अपना कोई भी स्टेटमेंट जो हम इफ के ब्लॉक में लिखना चाहते थे, अभी हम प्रिंट लिख देते हैं। ये स्टेटमेंट यूजर से इनपुट लेने वाला हो सकता है, ये स्टेटमेंट कोई भी जो आगे चल के पाइथन पढ़ने वाले हैं उसका कोई भी स्टेटमेंट ये हमारा हो सकता है। अब सर ये बताओ, मुझे एक और स्टेटमेंट लिखना है तो कैसे लिखोगे? सेमी कॉलॉन लगा के लिखना पड़ेगा, ब्लैक व्हाइट। सर एक और लिखना है तो सेमी कॉलन लगा कर लिखो। सर और लिखना है तो, अब सर स्क्रीन से पूरा कोड गायब हो जाएगा, हमारी आंखों को समझने में दिक्कत आएगी कि मैंने क्या लिखा है। तो इनलाइन ब्लॉक तभी सही है जब एक या दो लाइन का ब्लॉक बनाना हो, उससे ज्यादा का बनाना है तो रीडेबिलिटी खराब हो गई, अब आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैंने किस बात का ब्लॉक लिखना है। अब आपको पहले हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करके इधर आना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करने में हमारी आदत अच्छी नहीं है, क्योंकि हम फेसबुक चलाते हैं, ऐसा चलता है, वर्टिकल स्क्रॉलिंग चलती है उसकी, हॉरिजॉन्टल में अभी आदत नहीं है हमारी, है ना। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा माउस का जो व्हील बटन है उसको जब आप रोटेट करोगे तो वर्टिकल स्क्रॉलिंग देगा वो, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग नहीं देता है। यहाँ पर आपको फिर इधर आना पड़ेगा, तब जाके आप चलेंगे, ठीक है। चलो हमें सीखना है, हम सीख लेते हैं। एल्स ब्लॉक, एल्स ब्लॉक में आप लोग था रेड एंड ब्लू, रेड और यहाँ कर दिया मैंने। इससे प्रोग्राम में नंबर ऑफ लाइंस तो आपने जरूर कम कर ली, लेकिन रीडेबिलिटी वाइज देखो तो प्रोग्राम बेकार हो गया है, रीडेबिलिटी बहुत पुअर है इसकी, ठीक है। सर ये सेमीकोलन ना लगाएं तो, और अगर मैं एक ही लाइन लिखूं तो कोई बात नहीं सर, सही है फिर, सिंगल लाइन के लिए बहुत अच्छा है ये। तो मैं तो ये बोलूंगा कि इनलाइन ब्लॉक तब बनाओ जब सिंगल लाइन पे आपका ब्लॉक बन जाए, उससे ज्यादा के लिए मना नहीं है, लेकिन फिर सेमीकोलन लगाकर एक एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट भी करना पड़ता है, सिंगल स्टेटमेंट के लिए सेमीकोलन की जरूरत नहीं है। अब मुझे बस ये करना था कि भाई ये बता दो कि पास हो गए कि फेल हो गए, उसके लिए मुझे प्रोग्राम बनाना है। तो देखो, पास फेल के लिए शायद मैं इनलाइन ब्लॉक का यूज करना प्रेफर कर सकता हूँ। तो यूजर से मैंने मार्क्स ले लिए, यूजर अपने मार्क्स बताओ। अब अगर ये मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो आप पास हो गए, एल्स आप फेल हो गए। बस इतना ही काम करना था। तो इनलाइन ब्लॉक वहां पर तो फिर भी ठीक लग रहा है, एल्स फेल हो गए। इवन ऑड का प्रोग्राम बनाना है, यूजर से नंबर ले लिया, अगर रिमाइंडर 2 से ट्रू आ गया इवन, एल्स ऑड। तो ऐसी सिचुएशन के लिए तो ये सही है। इस तरह से हमारे पास इंडेंटेड ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इनलाइन ब्लॉक हम प्रेफर कर सकते हैं अगर हम अपने ब्लॉक में सिंगल स्टेटमेंट या दो स्टेटमेंट तक जाना चाहते हैं, और अगर हम उनसे ज्यादा स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, दो तीन चार से ज्यादा,
तो हमें इंडेंटेड ब्लॉक ही बनाना चाहिए, क्योंकि वर्टिकली बनता है, इससे रीडेबिलिटी हमारी बनी रहती है। अब कंडीशन वाला हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है ना। इससे ज्यादा कंडीशन में पाइथन में अब कुछ नहीं है। इसके ऊपर मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करने को देता हूँ। इससे पहले वाले में मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए थे यूजर इनपुट वाले में, उससे पहले वाले में मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे प्रिंट वाले में। अब इसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इनको पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर आप इनका सोल्यूशन लिखेंगे। जैसे ये वाला प्रोग्राम तो शायद मैंने आज ही करा दिया, या शायद पहले कभी कराया है। एन इंटीजर इज इनपुट थ्रू कीबोर्ड, कीबोर्ड से एक इंटीजर इनपुट लेना है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वेदर इट इज ऑड और इवन नंबर। अभी जो मैंने बताया था शायद ये तो ओरली हो गया, 4 लाइन का प्रोग्राम है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होगा कि प्रोग्राम पढ़ते ही ब्रेन के अंदर इमेज बन जाएगी लॉजिक की, और क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या लिखना है प्रोग्राम में। कई बार ऐसा होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते ही ब्रेन के अंदर इमेज नहीं बनेगी लॉजिक की कि क्या लॉजिक होना चाहिए। जैसे इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज इनपुट थ्रू कीबोर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन हाउ मच प्रॉफिट ही मेड और हाउ मच लॉस ही गॉट। इसका मतलब है कि आपको किसी भी आइटम का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कीबोर्ड से इनपुट लेना है। मान के चलते हैं स्टोरी में कोई एक शॉपकीपर है, दुकानदार है ये, इसने कोई भी आइटम मार्केट से खरीदा इसने 10 रुपए का, और आगे कस्टमर को इसने वही आइटम सेल कर दिया 15 रुपए का। अब आपको ही बताना है कि इसको कितना प्रॉफिट हुआ, या अगर इसको लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ। मान लीजिए इसने वो आइटम 5 रुपए का आगे सेल कर दिया होता तो 5 का लॉस हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें ये नहीं पता है कि वो आइटम कितने अमाउंट में खरीदा था और कितने अमाउंट में आगे सेल किया था, क्योंकि वो दोनों चीजें यूजर से इनपुट आएंगी। तो अब क्या मान लेते हैं गणित में, जब कोई चीज ना पता हो तो माना, यही तो करते हैं पूरी गणित में। क्या करा हमने, लेट एक्स लेट वाई, अपने हिसाब से माना जिस अमाउंट में इस शॉपकीपर ने आइटम को मार्केट से लिया था वो हमारा सीपी है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी जो मार्केट से आई थी हमने उसको एक्स ना मानकर सीपी मान लिया, और वो अमाउंट जिसमें उसको आगे सेल किया गया कस्टमर को उसको हमने एसपी मान लिया, यानी सेलिंग प्राइस। बाई की जगह हमने सेलिंग प्राइस मान लिया, ठीक है। अब मुझे संख्या नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि कॉस्ट प्राइस सीपी है, सेलिंग प्राइस एसपी है। अब मुझे प्रोग्राम बनाना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब नंबर होते तो हम जल्दी सोच लेते, नंबर नहीं है हमारे पास, अब क्या करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने जो बोला है उसको हम क्या कहेंगे अपनी भाषा में, लॉजिक। अब ये किसके दिमाग में हिट हो गया और किसके दिमाग में हिट नहीं हुआ ये सबका इंडिविजुअल है, क्योंकि इस बात का पाइथन से मतलब नहीं है कोई। पाइथन की किसी किताब में ये बात नहीं लिखी मिलेगी कि इस काम को ऐसे करते हैं। आप सोच लो, फिर जो सोचा है उसका कोड कैसे लिखते हैं वो पाइथन से लिख जाएगा आपका। तो इन्होंने क्या बोला उसको समझाते हैं एक बार, क्योंकि मुझे सही लग रहा है इनका लॉजिक। ये कह रहे हैं कि एक काम करते हैं सर, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकाल लेते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर लेते हैं। और मान लीजिए इसको मैंने डी नाम के वेरिएबल, डी माने डिफरेंस, एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब लॉजिकली हम ये जानते हैं कि सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा हुआ, कितना हमें नहीं पता, और कॉस्ट प्राइस कम हुआ, तो ज्यादा में से कम वैल्यू माइनस करी जाती है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा।
रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा हमारा भाई। अगर ये 10 है और ये 8 है तो 10 माइनस 8 2, रिजल्ट पॉजिटिव आया। ठीक है। अब अगर सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस हाई है, मतलब आपने सेल करा 8 रुपए में और बाजार से लाए थे 10 रुपए का, तो 8 माइनस 10 यानी -2 आएगा। मतलब डी में अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो इसलिए आएगी कि ये वाली चीज आपकी कम रह गई सेलिंग वाली और उसका एक्चुअल प्राइस उसका ज्यादा रह गया, तो नुकसान हो गया इसका मतलब मुझे। तो मुझे इस डी से पता चल जाएगा कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव होगा, डी में जो भी आया होगा, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है। कितना? जो डी की वैल्यू वो प्रॉफिट है आपका। अगर डी लेस देन 0 है, दैट मीन्स आपको लॉस हुआ है। कितना? जो डी में आया वो हुआ है। और अगर डी की वैल्यू 0 निकली तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मतलब 10 रुपए की खरीदी 10 रुपए में सेल कर दी आपने। क्या बन गया ये हमारा लॉजिक। अब इसका कोड आप लिख सकते हो। अब यहां पर ये देखो, इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कितने वेरिएबल बनाने हैं और कितनी कंडीशन बनानी है और क्या लॉजिक लगाना है। आपको पढ़कर इसको समझना होगा कि क्या करना और कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहला पड़ाव क्या निकला हमारा? प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, कि प्रॉब्लम क्या ना क्या चाह रही है। जब तक आप समझोगे नहीं करना क्या है, करोगे क्या फिर दूसरा काम क्या हो गया? बिल्ड द लॉजिक। जैसे इन्होंने बताया कि डिफरेंस निकाल कर रख लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे चेक करेंगे तो काम बन जाएगा हमारा, इसी को लॉजिक कहते हैं। ठीक है। फिर फिर तो कोई भी कर लेगा, फिर तो जिसको पाइथन का सिंटैक्स आता है वो कोड बना ही लेगा। ठीक है। तो अब ये बताओ, इन 3 फेस में ऐसा कौन सा फेस है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो वहां मिलेगा ही मिलेगा? शुरू के दोनों फेस जावा पढ़ोगे तब भी करने हैं आपको, .NET पढ़ोगे तब भी करने हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट यही 2 फेस होते हैं। कोड तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आती जाती रहेगी। आज पाइथन है, कुछ साल पहले पाइथन कोई जानता भी नहीं था, कुछ साल बाद पता नहीं कौन आ जाएगा। लेकिन जो ऊपर की 2 बातें हैं वो फिर भी थी, हैं और आगे भी रहेंगी। तो इंटरव्यूअर इसी पर टाइम ज्यादा स्पेंड करता है इंटरव्यू में। लॉजिक बताओ। ठीक है। चलो, तो अब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड आप नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह क्या होगी? ये तो सर आपने बता दिया कि कैसे किसी भी काम को हम कर पाते हैं। 3 फेस आपने बता दिए हमें। अब हमें ये बताओ कि हम किसी फेस में अटक जाएं तो सोल्यूशन क्या है फिर उसका। मान लो हमारा, हम अटक गए पहले वाले फेस में, प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो हमने कहा फिर ये पूछो अपने आप से कि आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी बात है, आपको पता चल गया मेरे अंदर कमी है। अब ये पूछो अपने आप से कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसकी कोई वजह होगी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह हो सकती है प्रॉब्लम को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मुझे जिस भाषा में प्रॉब्लम लिखी है उस भाषा को समझने में दिक्कत हो रही है, सीधी सी बात है। तारे जमीन पर, मूवी देखे ना तारे जमीन पर, आमिर खान वाली, वही कहानी है। जो लिखा हुआ है मुझे आता ही नहीं। अगर ये कोई हिंदी में लिख कर दे देता तो शायद मुझे थोड़ा ज्यादा आसानी हो जाती, है ना। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? जिसने प्रॉब्लम दी उसको बोलो हिंदी में लिख कर दे, या अपने आप को इंग्लिश सिखा लो। फिर एक काम तो करना ही पड़ेगा, तभी पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वरना पहली प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही रहेगी। और जब पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आएगा दूसरे बजाओगे ही नहीं आप, क्योंकि आप सोचोगे क्या जब पहली नहीं आ रही तो। इसके लिए आप घर में छोटे भाई बहन, अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त या जो भी हैं उनका सहारा लें। और आपको हेजिटेशन हो रही है, पता नहीं कौन क्या सोचेगा, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, कौन क्या सोचेगा, सोचता कोई कुछ नहीं लेकिन। तो टेक्नोलॉजी का यूज करो, इंग्लिश टू हिंदी पे जाओ, यहाँ पे जाकर पेस्ट कर दो, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है ना। किसी को पंजाबी ज्यादा अच्छी लगती है, लो जी, अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जिनको पंजाबी आती है उनको समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है। तो पहली प्रॉब्लम जो आपको आएगी वो मैंने आपको बता दी क्या आएगी, और उसका सोल्यूशन क्या है। फॉर टाइम बिंग ये सोल्यूशन है।
परमानेंट सॉल्यूशन तो आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा, सर प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या है, अब लॉजिक बिल्डिंग हमसे नहीं हो रही है, हमसे लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो रही है, अब इसका सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? तो लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए आपको कुछ चीजें हैं जो पढ़नी चाहिए, जैसे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, है ना, इनको आप प्रैक्टिस करिए एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक स्क्वायर है, अब बताओ अगला कौन आएगा? रीजनिंग क्या है? 3, 4, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए फिर? 5 आना चाहिए। शुरू मतलब इस तरह से सोचना शुरू करो, इससे क्या हम सोच पाते हैं। तो लॉजिक का मतलब है सोच पाना, और सोच पाने के लिए इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जब आप उनको करते हैं तो ब्रेन हमारा सोचना शुरू कर देता है, अच्छा ऐसे ऐसे होता है। तो उसके लिए आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, या आप कोई खेल जो इस तरह के आते हैं लाइक सुडोकू, उसे खेलो, सुडोकू वाले खेल को, उससे आपका लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसमें सोचना होता है। कोई भी खेल खेल लो जिसमें सोचना होता है, जिसमें फन भी आए आपको, और जो आपकी कमी है वो धीरे धीरे दूर भी होती रहे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करें, दूसरी प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, साथ में गूगल का यूज भी कर सकते हो। गूगल से पूछ सकते हो कि भाई इस समस्या के लिए क्या लॉजिक हो सकता है कुछ हेल्प मिल जाए। अगर आपने ये 2 पार कर लिए, तीसरे में आप अटकोगे ही नहीं। तीसरा तो कोड बनाना है, उसमें इफ लगाना है, कंडीशन लगानी है, कॉलन लगाना है, इंडेंटेशन देने हैं, उसमें एरर आएगी तो मैं हिट एंड ट्रायल कर करके कर ही लूंगा सही, उसमें किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे। तो तीसरे वाले में फंसूंगा इसके चांस बहुत कम है, मैं ज्यादा बार फंसूंगा पहले और दूसरे में ही, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आने वाले टाइम पर, और उनसे आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। जो जहां पर वीक है वहां पर अपना उस एरिया में काम करना अभी से शुरू कर दे। चलिए फिलहाल आज इतना ही, इसको मैं शेयर कर दूंगा, अभी कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।